किसी निकाय के कणों का संपूर्ण कोणीय संवेग। तो कह रहा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किसी निकाय के कणों का संपूर्ण कोणीय संवेग। जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है और ये कोई गोनानेक्स हो गया। अब इसमें उपस्थित सभी कणों का कोणीय संवेग, तो इसमें कह सकते हैं कि कोणीय संवेग पर आपको एक परिभाषा दिया गया है बल आघूर्ण के लिए। यहाँ पर कोणीय संवेग परिवर्तन की जाए तो टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो कह रहा है कि कणों का कोणीय संवेग हमेशा तो नियत नहीं हो पाएगा जब तक कि टॉर्क जीरो ना हो जाए, क्योंकि टॉर्क आप पढ़ते हैं आर क्रॉस एफ ऐसे। तो अगर बाह्य बल आघूर्ण उपस्थित है तो टॉर्क होगा, और टॉर्क होगा तो जे समय के सापेक्ष परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बाह्य बल की उपस्थिति में जे का मान परिवर्तित होगा, क्योंकि ये अगर शून्य नहीं है और ये बदल दें तो जे का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। और ये लिखा जाएगा कि इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो, बाह्य बल आघूर्ण शून्य है, देन तब आप कह सकते हैं कि जो कोणीय संवेग है वो नियत हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भौतिक राशि का समय के सापेक्ष अवकलन शून्य है तो वो भौतिक राशि कांस्टेंट होगी। तो इस तरह से जे का मान कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि टॉर्क शून्य हो, और अगर एफ इफेक्टिव होगा तो टॉर्क शून्य नहीं होगा। अतः यहाँ पर भी बाह्य बल आघूर्ण की उपस्थिति में परिवर्तनशील होगा इसकी उपस्थिति में। तो कोणीय संवेग सदैव शून्य नहीं होगा। कंडीशन है कब शून्य होगा, जब टॉर्क शून्य है यहाँ। तो हमेशा नियत रहता है, गलत है। और बाह्य बल की उपस्थिति नहीं, बल आघूर्ण, क्योंकि एफ का प्रभाव नहीं, टॉर्क का प्रभाव। यहाँ टॉर्क लिखा है, ये बल आघूर्ण है, अतः बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बल का आघूर्ण लेते हैं तब जाके घूर्णन गति की चर्चा करते हैं। घूर्णन गति में वस्तु के विभिन्न कणों के इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट पार्टिकल ऑफ ए बॉडी है। विभिन्न कणों के रेखीय वेग तथा कोणीय वेग दोनों समान होते हैं। रेखीय वेग समान किंतु कोणीय वेग भिन्न होते हैं, कोणीय वेग समान परंतु रेखीय वेग भिन्न होते हैं। इन रोटेशनल मोशन, तो जैसे एक ये कोई रिजिड बॉडी आपने लिया और ये घूर्णन एक्स की स्थिति है, यहाँ से अब विभिन्न कणों की स्थितियों को आप लेंगे अलग अलग, ऐसे M1 R1, M2 R2, M3 R3, इस तरह से आप दिखा लें अलग अलग कणों को। तो कहा जा रहा है कि लीनियर वेलोसिटी, अब यहाँ पर बट एंगुलर वेलोसिटी के लिए चर्चा है और लीनियर के लिए। तो देखिए इनके लीनियर वेलोसिटी अलग हो सकते हैं। रोटेशनल में अभी क्या है कि अपने किसी सेंटर के अबाउट ये घूम रहा होगा, कोई एक्सिस है, जैसे मान लीजिए जेड है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ से पोजीशन देखना होगा। आप यहाँ से देख रहे हैं, बल्कि आप इस एक्सिस से लेंगे तो यहाँ से पोजीशन देखना होगा। जैसे ये मान लीजिए कि x1 है, या अलग से बना दे रहे हैं, ये रिजिड बॉडी हो गया और ये एक्सिस हो गया। एक कण यहाँ पर है तो इसका मास M1 R1 और एक कण यहाँ कहीं है तो M2 R2, और ऐसे यहाँ कोई कण है तो यहाँ पर M3 और R3। ऐसे ही बहुत सारे पोजीशन आप लेकर दिखा सकते हैं।
तो कणों के लिए जब आप इनको रोटेट कराएंगे किसी एक्स के पैर तक, तो आप इनकी वेलोसिटी, जैसे आप इसका देखिए तो एक सर्किल ऐसे बन जाएगा, इसका देखिए एक सर्किल आप देखेंगे यहाँ कहीं पूरा करेगा, इसको लेंगे तो एक सर्किल यहाँ कहीं पूरा कर रहा होगा ऐसे। तो इनके सर्किल अलग है तो इनकी वेलोसिटी जो होगी टेंजेंशियल वो भी अलग अलग आएगी। जैसे इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है। क्यों अलग आएगा? क्योंकि रेडियस या उनकी पोजीशन अलग अलग है। जैसे r1 ओमेगा, r2 ओमेगा। ओमेगा क्योंकि सभी कणों का एक्स पे पड़ता है, कोणीय वेग नियत होगा। रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से r3 ओमेगा। तो इनमें लीनियर वेलोसिटी तो अलग हो सकता है एक्स के पैर तक, लेकिन कोणीय वेग एक समान होगा। तो यहाँ पर एक ही वेग, कोणीय वेग दोनों स्थितियां कर रहे भिन्न भिन्न है, लेकिन कोणीय वेग समान परंतु एक ही वेग भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये रीजन आप देंगे, कोणीय वेग समान देखिए वेग भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि उनकी पोजीशन या जो गुणन एक्स से दूरी है वो अलग अलग है। तो ऐसे आप आंसर इनका दे सकते। फॉर अ सिस्टम ऑफ टोटल टॉर्क इज 0, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। एक निकाय पर कुल बल आघूर्ण शून्य है तो कुल कोणीय संवेग नियत होगा। देखिए इसमें जो आप टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क डी एल या डी जे बाई डी टी, अगर आप इसको जीरो करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो जे का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जे कांस्टेंट हुआ तो जे को आप लिखते हैं आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड की चर्चा हुई और डायरेक्शन ऑलरेडी उसका फिक्स रहता है, किसी एस के पड़ता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन तो फिक्स रहता ही है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया। तो यहाँ दिशा और परिमाण दोनों ही स्थिर हो जाएंगे। देखिए इसमें ऑप्शन ऐसे दिया है कि प्रायः लगातार सी ही आ रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, कह रहा है कि एच ऊंचाई के नत समतल से बिना पिछले वृत्त का नीचे आने के पश्चात ठोस गोले की न्यूनतम बिंदु पर वेग होगा। तो कल का ये टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरह से बताए थे कि ये एच ऊंचाई है और ये ठोस गोला है और ये इसका वेग है VCM, ये एलिवेशन थीटा है और रेस्ट से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर विराम से कह रहा है। तो एच ऊंचाई विराम तो नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग रेस्ट से ही लेकर आगे बढ़ाते हैं लुढ़कते हुए नीचे की ओर। तो इसका वेग कल लिख कर दे दिए थे। अब आपसे कह रहा है कि VCM बताइए जब ये बॉटम पर होगा, यहाँ पर। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हम डैश मान ले रहे हैं। तो आपको बताया गया था इसमें अंडर रूट करके 2GH अपान 1+k² बाई r²। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ नोट पॉइंट कर लीजिएगा, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी काम आता है कि k² बाई r² की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, इससे अधिक नहीं होता है। r करके k² बाई r² की जो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर मिनिमम लिख दे रहे हैं, जैसे 2/5 आती है और ये सॉलिड स्फीयर के लिए है, सॉलिड स्फीयर। और ये मैक्सिमम आती है, तो ये सर्कुलर रिंग है। तो सर्कुलर रिंग के लिए ये मैक्सिमम हो जाता है और सॉलिड स्फीयर के लिए मिनिमम हो जाता है। तो अगर यहाँ पर और भी कोई क्वेश्चन होता तो आप सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? कि जैसे हमने आपको डिस्क दे दिया और रिंग या सर्कुलर रिंग या रिंग, यहाँ पर सर्कुलर रिंग लिख दे रहे हैं, सर्कुलर रिंग।
क्योंकि रिम इसको भी आप कह सकते हैं, डिस्क को। सर्कुलर रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, और सॉलिड स्फीयर हो गया। 4 हमने दे दिया, 3 भी दे सकते थे।